नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आपने तैयारी बेहतर से बेहतर की होगी। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास का मोटिवेशन है, रुक जाओगे तो वहीं रह जाओगे, चलते रहोगे तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम मॉडल पेपर लेके आए हैं। फर्स्ट ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र पहला मॉडल पेपर है। आज की क्लास का पहला मॉडल पेपर है। पहला मॉडल पेपर शुरू करते हैं। पहले मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, वराहमिहिर की बृहद संहिता की रचना हुई थी 5वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। अनुत्तरित प्रश्न, तो आपका सही जवाब होगा 6ठी शताब्दी में। वराहमिहिर की बृहद संहिता की रचना 6ठी शताब्दी में की गई थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, सुमेलित करना है दोस्तों। सुमेलित पूछा है, सुमेलित कीजिए। क्लासिकल लेखक दे रखे हैं, रचना दे रखी है। भास की रचना है दोस्तों मध्यम व्योम। भास की मध्यम व्योम है, तो ए का हो जाएगा 4। अब ए का 4 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर भी देख लेते हैं। भट्टी ने लिखी थी रावण वध। भट्टी ने रावण वध लिखी थी। बी का 3 है। भामह ने लिखी थी काव्यांग अलंकार, तो सी का हो जाएगा 2। भारवी ने लिखी थी कीर्तार जूनियम, तो डी का हो जाएगा 1। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है दोस्तों। लेखक दे रखे हैं और ग्रंथ दे रखे हैं। भारवी ने लिखी थी कीर्तार जूनियम, तो ए का हो जाएगा 4। ये 4 है दोस्तों, मिसप्रिंट हो गई है। ए का हो जाएगा 4। अब ए का 4 दे रखा है एक ही ऑप्शन में, आपके में अ में, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अ। शूद्रक ने लिखी थी मृच्छकटिकम। शूद्रक की कौन सी पुस्तक है? मृच्छकटिकम। विशाखदत्त की है देवी चंद्रगुप्तम। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ। आपका अगला सवाल है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? मृच्छकटिकम का विषय पूछा है दोस्तों। मृच्छकटिकम का विषय था, एक धनी व्यापारी था और एक गणिका की पुत्री जी, जिन दोनों में प्रेम कथा का प्रयोग किया है, जिसको प्रेम प्रसंग था उसके बारे में बताया गया है शूद्रक की मृच्छकटिकम में। तो एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित देखना है। आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम, ये सुमेलित है दोस्तों। वराहमिहिर की बृहद संहिता, ये भी सुमेलित है दोस्तों। भास्कर की सिद्धांत शिरोमणि, ये भी सुमेलित है दोस्तों। विष्णुगुप्त की पंच सिद्धांत का, ये सुमेलित नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ब्रह्मगुप्त की पंच सिद्धांत का सुमेलित नहीं है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से खगोलविदों और गणितज्ञों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्रम से व्यवस्थित करना है।
खगोलविद या गणितज्ञ दे रखे हैं, उनको सही क्रम से व्यवस्थित करना है दोस्तों। बराहमिहिर, भास्कर, आर्यभट्ट, विष्णुगुप्त, इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट था जिसने सूर्य सिद्धांत दिया था, आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत दिया था। आर्यभट्ट कुसुमपुर पाटलिपुत्र का निवासी था, 499 ईस्वी में आया, तो आर्यभट्ट पहले आ जाएगा। पहले आर्यभट्ट। 3 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बा में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, आर्यभट्टयम। फिर उसके बाद बराहमिहिर, फिर उसके बाद ब्रह्मगुप्त, फिर भास्कर लास्ट में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? सौमिल, शूद्रक, शौनक, सुश्रुत, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन द सुश्रुत। सुश्रुत है वो गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। गुप्तकालीन प्रमुख शल्य चिकित्सक सुश्रुत है। पुस्तक है सुश्रुत संहिता। इनकी पुस्तक कौन सी है? सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में 121 उपकरणों का उल्लेख किया गया है। 121 उपकरणों का उल्लेख सुश्रुत संहिता में किया गया है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन था। आपका अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? रामायण से, महाभारत से, जातक कथाओं से, पंचतर कहानियों से, अनुत्तरित प्रश्न। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सा, जातक कथाओं से। अजंता की जो गुफाएं हैं जो जातक कथाओं से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं, बाघोरी नदी के किनारे स्थित हैं। अजंता की गुफाओं की खोज 1819 में रिक्सन ने की थी। अजंता की गुफाओं की खोज 1819 ईस्वी में रिक्सन ने की थी। अजंता की गुफाओं की कुल संख्या 29 है, जिनमें 4 चैत्य गुफाएं हैं और 25 गुफाएं बिहार गुफाएं हैं। अजंता की कुल टोटल 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 29, जिसमें से 4 चैत्य की हैं और 25 बिहार गुफाएं हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा। आपका अगला सवाल है, मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई थी? एरन मध्य प्रदेश से, मानकुमर प्रयागराज से, जूनागढ़ गुजरात से, उज्जैन मध्य प्रदेश से। अनुत्तरित प्रश्न। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बा, मानकुमर प्रयागराज से। मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति है वो मानकुमर प्रयागराज से मिली थी। मानकुमर प्रयागराज से मिली थी। मथुरा कला में निर्मित कुमारगुप्त प्रथम के समय मानकुमर की बुद्ध प्रतिमा प्रयागराज की एकमात्र प्रतिमा है जो कुषाण काल से प्रभावित है। बुद्ध अभय मुद्रा में सिंहासन रूढ़ हैं, सिर मुंडित तथा ऊर्ध्व भाग नग्न एवं मांसल है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। आपका अगला सवाल है, सुमेलित करना है दोस्तों। गुप्तकालीन मंदिर दे रखे हैं, स्थल दे रखे हैं। दशावतार मंदिर है देवगढ़ में पाया जाता है। द और द मिला दो दोस्तों, दशावतार मंदिर है तो ए का हो जाएगा 5 और ए का 5 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बा में। तो आपका सही जवाब वैसे भी ऑप्शन बा हो जाएगा। पहले वैसे भी देख लेते हैं। विष्णु मंदिर है तिगवा में। विष्णु मंदिर का है तिगवा। विष्णु मंदिर है वो तिगवा में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में तिगवा। दशावतार मंदिर है देवगढ़ में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ये तिगवा में है। शिव मंदिर है भूमरा में। शिव मंदिर है भूमरा में। शिव मंदिर भूमरा में। तो सी का हो जाएगा 3, सी का 3। और लक्ष्मण मंदिर है वो सिरपुर में है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर मध्य प्रदेश में है। सिरपुर मध्य प्रदेश में हो तो डी का हो जाएगा 2। पार्वती मंदिर है नचना कुठार। पार्वती है वो नचना है। पार्वती क्या करती है? नचती है। तो नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। तो ई का हो जाएगा 1। तो ई का 1। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बा में। आपका अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? पाषाण प्रतिमाएं गुप्तकालीन नहीं है वो पूछा है। देवगढ़ की शेषशाही विष्णु मंदिर, देवगढ़ की शेषशाही विष्णु मंदिर ये तो गुप्तकालीन प्रतिमा है। सारनाथ की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा ये भी है। सुल्तानगंज बुद्ध ये नहीं है दोस्तों। उदयगिरी गुहा के बरहा ये भी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा है, लेकिन सुल्तानगंज बुद्ध है वो गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा, ऑप्शन सा। आपका अगला सवाल है, गुप्त काल का निम्न में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है दोस्तों। नचना कुठार पार्वती मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये यूपी में है, झांसी के उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में है। तिगवा विष्णु मंदिर ये भी उत्तर एमपी में है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन सा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? ईंटों से निर्मित मंदिर पूछा है तो तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, भिथर गांव का विष्णु मंदिर। आपका सही जवाब हो जाएगा भिथर गांव का विष्णु मंदिर। भिथर गांव का विष्णु मंदिर है वो ईंटों से निर्मित मंदिर है, भिथर गांव का विष्णु मंदिर। और लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और भिथर गांव का विष्णु मंदिर, ये दोनों मंदिर ईंटों से निर्मित मंदिर हैं। किससे निर्मित मंदिर हैं? ईंटों से निर्मित मंदिर हैं। भिथर गांव का विष्णु मंदिर और शिवपुर का लक्ष्मण मंदिर। शिवपुर का कौन सा? लक्ष्मण मंदिर। ये दोनों मंदिर क्या हैं? ईंटों से निर्मित मंदिर हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दा। आपका अगला सवाल है, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। नीचे दिए गए कूट में से चयन करना है दोस्तों। तो एलोरा के गुहा मंदिर हैं हिंदू धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से भी संबंधित हैं, जैन धर्म से भी संबंधित हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन दा, ऑप्शन दा आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा को, धार्मिक संप्रदाय को, मंदिर रचना शैली को, प्रशासनिक अधिकारी को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा, मंदिर रचना को। पंचायतन है वो मंदिर रचना को निर्दिष्ट करता है। ऐसा मंदिर जिसके गर्भगृह में 5 प्रतिमाएं हों वो पंचायतन मंदिर कहलाता है। 5 प्रतिमाएं, बीच में विष्णु प्रतिमा, कॉर्नर पर शिव, पार्वती, गणेश और सूर्य। इस प्रकार पंचायतन निर्दिष्ट करता है मंदिर रचना को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास ने नहीं लिखी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। रघुवंश कालिदास की रचना है। मलविकाग्निमित्र कालिदास की रचना है। देवी चंद्रगुप्तम कालिदास की रचना नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दा, ऑप्शन दा है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देवी चंद्रगुप्तम कालिदास की रचना नहीं है। आपका अगला सवाल है, RSCERT के बारे में प्रमुख कार्य दे रखे हैं। RSCERT के प्रमुख कार्य दे रखे हैं, उनके बारे में बताना है। RSCERT राज्य में विद्यालय शिक्षा हेतु कक्षा 1 से 12 तक के लिए शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना। हाँ दोस्तों, RSCERT है कक्षा 1 से 12 के लिए शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, ये तो सही है। राज्य सरकार के लिए शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है दोस्तों। निर्देशालय प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के समन्वय से कार्य करना, ये भी इसका कार्य है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3 आपके दे रखे हैं ऑप्शन नंबर दा में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा।
ऑप्शन द, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द। आपका अगला सवाल है, RSCERT के कितने प्रभाग हैं? 9, 6, 3, 4। तो आपका सही जवाब होगा 6। RSCERT के 6 प्रभाग हैं। कितने प्रभाग हैं दोस्तों? 6 प्रभाग हैं। पहले इसमें 9 विभाग थे, वर्तमान में अब कितने हैं? 6 हैं। 5 विभाग उदयपुर में है और 1 विभाग अजमेर में है। 5 विभाग हैं जो उदयपुर में दे रखे हैं RSCERT के, पहले 9 थे, अब वर्तमान में 6 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? 6, जिनमें से 5 विभाग हैं वो उदयपुर में है। 5 विभागों का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में है। एक मुख्यालय है जिसका मुख्यालय है अजमेर में है, जो है शैक्षणिक प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना संचार विभाग। सूचना संचार विभाग है, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी विभाग है जो अजमेर में है। बाकी के 5 हैं वो उदयपुर में है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। आपका अगला सवाल दे रखा है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा शिक्षकों के लिए कैरियर बुकलेट है। सारथी, उद्भव, उत्थान, NAS, प्रश्न बैंक। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सारथी। सारथी है वो शिक्षकों हेतु कैरियर बुकलेट है। उद्भव है तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ। उद्भव दे रखा है तो उद्भव होती है 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए जीवन कौशल की पुस्तिका। उद्भव 9 से 12 के विद्यार्थियों की जीवन कौशल की पुस्तिका होती है। उत्थान होता है 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए पुस्तिका होती है। और NAS होता है वो नेशनल अचीवमेंट सर्वे हेतु प्रश्न बैंक होती है। NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे प्रश्न बैंक होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा शिक्षकों के लिए है वो है सारथी। अगला सवाल दे रखा है आपका, RSCERT की कार्यकारिणी समिति का सचिव कौन होता है? शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, निदेशक RSCERT, प्रोफेसर फर्स्ट RSCERT। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सा, निदेशक RSCERT। RSCERT का निदेशक होता है वो RSCERT की कार्यकारिणी समिति का सचिव होता है। RSCERT की 2 समितियों का गठन करती है, शासी परिषद और कार्यकारिणी समिति। शासी परिषद का अध्यक्ष होता है वो शिक्षा मंत्री होता है, उपाध्यक्ष होता है वो शिक्षा सचिव होता है। इसका कार्य होता है शासी परिषद का शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना। RSCERT की 2 समितियां होती हैं, जिसमें से एक समिति है शासी परिषद। शासी परिषद होती है जिसका कार्य होता है नीतियों का निर्माण करना और इसका अध्यक्ष होता है वो शिक्षा मंत्री होता है। दूसरी होती है कार्यकारिणी समिति। कार्यकारिणी समिति होती है जिसका सचिव होता है निदेशक। RSCERT का निदेशक होता है वो सचिव होता है। और कार्यकारिणी समिति का कार्य होता है शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन करना। क्रियान्वयन करना है इसका कार्य। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा, निदेशक RSCERT। आपका अगला सवाल है, NAS के बारे में कथन दे रखे हैं दोस्तों, और देखना है कौन से कथन सही हैं। सत्य कथन की पहचान करनी है। NAS के बारे में कथन दे रखे हैं, तो कथन दे रखे हैं NMMS परीक्षा के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। NMMS परीक्षा के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। इस परीक्षा का आयोजन RSCERT के एक प्रभाग द्वारा करवाया जाता है। हाँ दोस्तों, RSCERT के एक प्रभाग द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। कक्षा 8 के अध्ययनरत सरकारी स्कूल के विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं। हाँ दोस्तों, कक्षा 8 में जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं वो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं, वो ही इसमें भाग लेते हैं। ये भी सही है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी को 9 से 12 में प्रतिवर्ष 10,000 रुपये नहीं, 10,000 रुपये नहीं, 12,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने हज़ार रुपये? 12,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा कूट। 1 और 2 सही है। तो आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 1 और 2, केवल 1 और 2 दे रखे हैं आपके ऑप्शन आ में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ। आपका अगला सवाल है, RSCERT का कौन सा प्रभाग
श्रव्य दृश्य कार्यक्रमों और दीक्षा राज कार्यक्रम का संचालन करता है। आयोजना प्रबंधन एवं वित्त विभाग है वो RSCRT के श्रव्य दृश्य कार्यक्रमों और दीक्षा राज कार्यक्रमों का संचालन करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नहीं, सॉरी दोस्तों, RSCRT के श्रव्य दृश्य कार्यक्रमों और दीक्षा राज के कार्यों का संचालन करता है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग अजमेर करता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग अजमेर करता है, ऑप्शन सा हो जाएगा आपका सही जवाब। शैक्षिक प्रौद्योगिकी अजमेर है वो ई कंटेंट निर्माण करता है। कक्षा 1 से 12 के लिए विषयवार ई लर्निंग कंटेंट है वो शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग अजमेर संचालित करता है। कंप्यूटर शिक्षा है इसके लिए बढ़ावा देता है वो अजमेर से ही दी जाती है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग अजमेर द्वारा दी जाती है। दीक्षा राज कार्यक्रम का संचालन भी अजमेर द्वारा किया जाता है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग अजमेर द्वारा किया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा। आपका अगला सवाल देखा है SIERT की स्थापना RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर कब की गई थी? 1963 में, 11 नवंबर 1978 में, 14 अगस्त 2018 में, कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बा 11 नवंबर 1978 में। SIERT की स्थापना RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर 11 नवंबर 1978 को की गई थी। 11 नवंबर 1978 को की गई थी। 1963 में SI की स्थापना की गई थी। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई थी। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना 1963 में की गई थी, लेकिन RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर SIERT स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना उदयपुर में की गई थी। 14 अगस्त 2018 SIERT का पुनर्गठन करते हुए इसका नाम RSCRT कर दिया गया था। 14 अगस्त 2018 को इसका नाम RSCRT कर दिया गया था, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दोस्तों पूरा नाम भी याद रखना है इसका, RSCRT। RSCRT को पहले SIERT के नाम से पुकारा जाता था। SIERT को भी पहले SIE के नाम से पुकारा जाता था, बाद में SIERT किया गया, फिर उसके बाद 14 अगस्त 2018 को RSCRT कर दिया गया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा 11 नवंबर 1978 को SIERT की स्थापना की गई थी RC मेहरोत्रा समिति के द्वारा। आपका अगला सवाल है जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें। हम आपके लिए बहुत ही अच्छा सबसे बेस्ट मॉडल पेपर लेके आए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों देखना, हम मॉडल पेपरों की क्लास लेके आए हैं। आज की पहली क्लास है, पहला मॉडल पेपर है, आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। आपका अगला प्रश्न दे रखा है 24 नंबर प्रश्न, RSCRT के संदर्भ में असत्य कथन देखना है कि असत्य कथन कौन था। RSCRT का मुख्यालय उदयपुर में, हाँ दोस्तों RSCRT का मुख्यालय उदयपुर में, ये सही है। स्वायत्त शासी संस्था है, ये भी सही है। राज्य स्तर की सर्वोच्च संस्था है, ये भी सही है। वित्तीय प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा नहीं, वित्तीय प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है वित्तीय प्रबंधन। तो आपका यही गलत हो जाएगा। तो आपका गलत असत्य पूछा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दा। आपका अगला सवाल है RAA का विस्तारित रूप है राजस्थान आविष्कार अभियान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, राष्ट्रीय आयोजना अभियान, राजस्थान आयोजना अभियान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान RAA का पूर्ण नाम है, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। RAA है जिसमें छात्रों का चयन किया जाता है, जिसमें चयनित छात्र छात्राओं को विभाग द्वारा भ्रमण भी कराया जाता है। RAA द्वारा चयनित छात्र छात्राओं को भ्रमण कराया जाता है। आपका अगला सवाल है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के तहत किस आयु वर्ग के हेतु कार्य किया जाता है? 0 से 3, 0 से 6,
3 से 6 इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही जवाब है 0 से 6 बरस। 6 बरस। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के तहत आयु वर्ग 2 बटे गए हैं। एक तो 0 से 3 होता है, एक 3 से 6 होता है। तो टोटल मिलाकर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कार्य करता है ECCE। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे में किन क्लास के बच्चों को शामिल किया जाता है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे में किन क्लास के बच्चों को शामिल किया जाता है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे में कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 और कक्षा 10 के छात्रों को शामिल किया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द। ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें। RSERT के किस प्रभाग को सभी प्रभागों की धुरी कहा जाता है? आयोजना प्रबंधन एवं वित्त विभाग। हाँ दोस्तों, आयोजना प्रबंधन एवं वित्त विभाग को RSERT की धुरी कहा जाता है। RSERT की धुरी कहा जाता है एवं इससे विभागों का लेखा जोखा रहता है। इसमें क्या है? विभागों का लेखा जोखा रहता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ। आपका अगला सवाल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राज्य में शिक्षा से संबंधित मानकों तथा पाठ्यक्रम सहित एकेडमिक मामलों का नेतृत्व कौन करेगा? BSER, अजमेर, डाइट, IASE, RSERT। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन द RSERT। RSERT उदयपुर है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राज्य में शिक्षा से संबंधित मानकों एवं पाठ्यक्रम सहित एकेडमिक मामलों का नेतृत्व करेगा। आपका अगला सवाल है कथन दे रखे हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है। असत्य कथन देखना है कौन सा असत्य है। राजस्थान की उत्तरी सीमा पंजाब के साथ लगती है। हाँ दोस्तों, राजस्थान की उत्तरी सीमा है वो पंजाब के साथ लगती है, ये तो सही है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से बांसवाड़ा नगर के दक्षिणी से गुजरती है, ये भी सही है। राजस्थान के 2 जिलों के कर्क रेखा गुजरती है, ये भी सही है। राजस्थान की दक्षिण पश्चिमी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, ये गुजरात से लगती है। किससे लगती है? गुजरात से। तो आपका सही जवाब, इसमें असत्य कथन पूछा है तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द। आपका अगला सवाल है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य देश के कुल क्षेत्रफल कितनी % है? राजस्थान है वो कितनी % है? राजस्थान है वो 10.41% है। राजस्थान कितना है? 10.41% क्षेत्रफल में है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ। आपका अगला सवाल है राजस्थान के देशांतरी विस्तार के संदर्भ में सही है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार दे रखा है, उसके संबंध में सही कथन पूछा है दोस्तों कि 23.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30.12 उत्तरी अक्षांश। हाँ दोस्तों, 23.3 से 23.12 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ। आपका अगला सवाल है राजस्थान के क्षेत्रफल संबंधित तथ्यों पर कथनों पर विचार करना है दोस्तों। राजस्थान के संबंध में जो कथन दे रखे हैं उन पर विचार करना है। राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। हाँ दोस्तों, ये भी सही है। राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार 13,21,39 वर्ग मील में। हाँ, वर्ग मील में भी याद रखना दोस्तों। कभी कभी क्या है
वर्ग किलोमीटर की जगह वर्ग मील में पूछ लेता है तो आपका सही जवाब हो जाएगा, ये भी सही है। राजस्थान इजराइल से 17 गुना, हाँ, श्रीलंका से 5 गुना और पोलैंड इटली से अधिक विस्तार रखता है, ये भी सही है। तो आपके 1, 2 और 3 सही हैं, तो आपके ऑप्शन दा हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन दा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछापन होता है? बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, धौलपुर, जैसलमेर। तो आपका सही जवाब होगा श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन होता है। सर्वाधिक सीधापन होता है वो बांसवाड़ा में होता है और तिरछापन होता है वो श्रीगंगानगर में होता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में वर्तमान स्थिति प्रशासनिक इकाइयाँ कितनी है? 7 संभाग और 41 जिले हैं वर्तमान में। कितने? 7 संभाग और 41 जिले। ऑप्शन सा आपका सही हो जाएगा। 7 संभाग वो ही हैं, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, ये 7 संभाग हैं और 41 जिले आपके दे रखे हैं। पहले जिले हैं आपके बालोतरा, डीग और कोटपुतली, बहरौड़, फलौदी और खैरतल, तिजारा और डीडवाना, कुचामन और ब्यावर, ये नए जिले जोड़े गए हैं। तो वर्तमान आपके 41 जिले हैं। आपका अगला सवाल है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 826, 869, 850, 784। तो आपका सही जवाब होगा 869 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण है, ये उत्तर से दक्षिण है, 826 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। और इन दोनों का अंतर है, वो अंतर दे रखा है 43 किलोमीटर। कितना है? 43 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई है वो 850 है। जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की है वो 850 है। और राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की है वो 784 है। उन दोनों का अंतर है वो 66 किलोमीटर। राजस्थान के उत्तरतम बिंदु है वो कोणागाम, श्रीगंगानगर में है। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंडगाम, बांसवाड़ा में है। राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कटरागाम, जैसलमेर में है। राजस्थान का पूर्वतम बिंदु सिलानागाम, राजाखेड़ा में है, धौलपुर में है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह आंतरिक जिलों का नहीं है? आंतरिक जिलों के समूह के बारे में नहीं पूछा है दोस्तों। तो आंतरिक जिलों का समूह नहीं, बाड़मेर आंतरिक जिलों में नहीं आता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, सीधा डायरेक्ट ऑप्शन बा। आंतरिक जिले हैं वो 13 आंतरिक जिले हैं, 13 आंतरिक जिले हैं राजस्थान में। तो आपका सही जवाब होगा इसमें बा, बाड़मेर है वो आंतरिक जिलों में नहीं है। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ बिंदु है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ बिंदु हिंदूमल कोट गंगानगर, हिंदूमल कोट गंगानगर, बलगांव, बाकासर, बाड़मेर तक जाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, 1070 किलोमीटर लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में राजस्थान के 5 और पाकिस्तान के 9 जिले आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है वो श्रीगंगानगर का है, सबसे दूर जिला मुख्यालय वो बीकानेर का है। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है फलौदी की लगती है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की लगती है। राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ लगती है, 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। कितनी? 1262 किलोमीटर। हरियाणा के साथ 62 किलोमीटर। पंजाब के साथ न्यूनतम लगती है 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है 877 किलोमीटर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दा। गुजरात के साथ लगती है आपकी 1022 किलोमीटर, 5 राज्यों से लगती है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगाता है? डीग, भरतपुर, धौलपुर, अलवर। डीग भी लगाता है, धौलपुर भी लगाता है, भरतपुर भी लगाता है, अलवर
नहीं लगाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द। ऑप्शन द सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एक जिला जो हरियाणा के साथ सीमा नहीं लगाता है उसे पहचाना है दोस्तों। चुरू, भरतपुर, खैरतल तिजारा, डीग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भरतपुर। भरतपुर है वो हरियाणा से सीमा नहीं लगाता है। भरतपुर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। राजस्थान के 8 जिले हैं वो हरियाणा की सीमा से लगते हैं। सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ जिले की लगती है और न्यूनतम सीमा है अलवर जिले की लगती है। पहले हरियाणा से भरतपुर लगता था, लेकिन डीग जिला बनने के बाद भरतपुर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भरतपुर। आपका अगला सवाल है, असंगत कथन है। असंगत कथन पहचानना है दोस्तों। झालावाड़ जिला सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। हाँ दोस्तों, झालावाड़ है सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ये तो सही है। अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला भीलवाड़ा है। नहीं दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा में बड़ा जिला भीलवाड़ा नहीं है, बांसवाड़ा है। कौन सा है? बाड़मेर है। अंतर्राज्यीय सीमा में सर्वाधिक सीमा क्षेत्रफल वाला जिला है वो बाड़मेर है, भीलवाड़ा नहीं है। तो यही गलत हो जाएगा, इसमें असंगत यही पूछा है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। आपका अगला सवाल दे है, भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत आगे है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन आइवर जेनिंग्स ने कहा था। आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारत का संविधान है बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत आगे है। यह भारत का संविधान केवल आइवर जेनिंग्स ने कहा था। और विष्णु हरि कामत ने कहा था, हरि विष्णु कामत ने कहा था कि हमें इस बात पर गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। यह कथन विष्णु हरि कामत ने कहा था। तो भारत के संविधान में जो भी कथन दे रखे हैं उन कथनों को दोस्तों याद करके रखना, पूछेगा। आपका अगला सवाल है, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? भारतीय संविधान की विशेषता पूछी तो ये सबसे विशाल है, ये भी सही है। लचीला है, अनेक देशों के संविधान के प्रावधानों से लिया गया, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान 395 अनुच्छेद है एवं सबसे छोटा संविधान है वो अमेरिका का संविधान, जिसमें केवल 7 ही अनुच्छेद है। आपका अगला सवाल है, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? विशेषता नहीं है ये पूछा है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका नहीं पाई जाती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा, बिल्कुल सही है। संसदीय शासन प्रणाली में संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है। मंत्रिमंडल सामान्य रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी होता है। 22वें कार्यपालिका एक बहुल निकाय होता है, ये भी होता है। संसद की सर्वोच्चता होती, लेकिन दोहरी कार्यपालिका नहीं पाई जाती है। संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका नहीं पाई जाती है। विधायिका में मंत्री का सदस्यता होती है। विधायिका की समझ कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। बहुमतवादी दल की सत्ता होती है। वास्तविक नाममात्र की कार्यपालिका पाई जाती है। वास्तविक नाममात्र की पालिका पाई जाती है संसदीय शासन प्रणाली में, लेकिन दोहरी कार्यपालिका नहीं पाई जाती है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के संदर्भ में सही विकल्प चुनने हैं, कथन दे रखे हैं। संसदीय शासन प्रणाली है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। हाँ दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं ली गई है दोस्तों। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। सॉरी दोस्तों। संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। तो इसमें पहला तो हो जाएगा गलत, पहला गलत हो जाएगा। संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार है वो इंग्लैंड से नहीं ली गए हैं, वो अमेरिका से ली गए हैं। तो ये हो जाएगा तीसरा गलत। तो फिर दूसरा सही है और तीसरा गलत है, पहला गलत है। राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ली गई, ये भी सही है। तो 2
और 4 सही है। 2 और 4 आपके ऑप्शन बा में दे रखे हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। आपका अगला सवाल है, संविधान के अनुसार भारत है संघीय राज्य, एकात्मक राज्य, राज्यों का संघ, अर्ध संघीय राज्य। तो संविधान के अनुसार भारत है वो राज्यों का संघ है। संविधान में भारत को इंडिया या भारत कह के पुकारा गया है। इंडिया भारत कह के पुकारा गया है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है भारतीय संविधान भारत के लिए। भारत के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में भारत को इंडिया या भारत कहकर संबोधित किया गया है। संविधान में कह रखा है, अनुच्छेद 1 में दे रखा है राज्य की परिभाषा, जिसमें इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state। इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state आर्टिकल 1 में दे रखा है, 1 के सरक्लोज 1 में। आपका सही जवाब जो है ऑप्शन सा। निम्नलिखित में किस विकल्प में सही संधि नहीं है? सही संधि नहीं है। जी प्लस अस्म जीवाश्म, ये तो सही है दोस्तों। नील प्लस अंबर, नीला प्लस अंबर, ये गलत है। नील प्लस अंबर होगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। दावा प्लस अनल, दावा नल होता है। कुछ प्लस आसन, कुछ आसन होता है, ये भी सही है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। अगला सवाल है, निम्न में संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही संधि विच्छेद का चयन है। द्वारका प्लस अधीश, ये तो गलत है। मरण प्लस आसन, ये भी गलत है। वीर प्लस अंगना, वीरांगना, ये सही है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सा। आपका अगला सवाल है, हिंदी के सवाल आ गए हैं दोस्तों। अब किस विकल्प में शब्द का संधि सही संधि विच्छेद नहीं है? सही नहीं पूछा है। सूर, देव प्लस इन देवेंद्र सही है। राका प्लस इस सही है, राकेश। उत्तम प्लस ऋण उत्तमन सही है। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। बड़े यू की मात्रा आती है दोस्तों, इसमें बड़े यू की मात्रा आती है, यही गलत हो जाएगा, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बा। किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मी सा सही है। सरयू प्लस उर्मी सरयूमी सही है। जल प्लस उर्मी जलउर्मी सही है। राजा प्लस ऋषि राजर्षि होता है, राजा होता है, ये होता है राजा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दा। इसमें असंगत यही पूछा है, ऑप्शन दा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ये पूछा है। तो गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, ये हो जाएगा स्वर गुण संधि का उदाहरण नहीं है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ। प्रसव प्रोज्वल, ये गुण संधि का उदाहरण है। नव प्लस उन्वेश नवोन्वेश, ये भी है। महा प्लस ऋषि महर्षि, ये भी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुरु प्लस उपदेश, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ। अगला सवाल है आपका, अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन, विज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं दोस्तों, जनरल साइंस के। ओजोन है एक परमाणिक अणु, द्विपरमाणिक अणु, त्रिपरमाणिक अणु, चतुष्परमाणिक अणु, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सा त्रिपरमाणिक अणु। ओजोन है वो त्रिपरमाणिक अणु है, O3 कहते हैं। ओजोन को क्या कहते हैं? O3। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 3 अणु हैं। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 3 अणु हैं, तो आपका त्रिपरमाणिक अणु हो जाएगा। एक परमाणिक अणु होते हैं वो आर्गन हीलियम नियोन। आर्गन हीलियम नियोन है एक परमाणिक अणु है। आर्गन हीलियम नियोन एक परमाणिक अणु है। आपका अगला सवाल है, अमोनिया में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात होता है। अमोनिया में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 14:3 होता है। नाइट्रोजन 14 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, तो 14:3 हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आर 14:3। आपका अगला सवाल है, परमाणु संरचना के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। परमाणु विभाज्य कण है जो कि 3 मौलिक कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है। हाँ दोस्तों, ये सही है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं, ये गलत है दोस्तों।
प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस नाभिक में होते हैं, ये सही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, सभी नहीं। इलेक्ट्रॉन नाभिक की कक्षा में होते हैं, कक्षा में होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा दूसरा गलत है। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है, नहीं दोस्तों, 10⁻⁻15 मीटर में होती है, 10⁻⁻15 मीटर में होती है त्रिज्या। ये तो परमाणु की त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3। 1 और 3 आपके कौन से में है? ऑप्शन सा में है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सा। आपका अगला सवाल है, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं, उन तत्वों को कहा जाता है समस्थानिक। क्या कहा जाता है? समस्थानिक। संख्या समान हो समस्थानिक, संख्या समान हो समस्थानिक। प्रोटॉन की संख्या समान हो समस्थानिक और न्यूट्रॉन भिन्न हो तो समस्थानिक कहलाते हैं। आपका अगला सवाल है, परमाणु संख्या है जिसके बारे में कथन दे रखे हैं, उनको देखना है कि कौन सही है कौन सा गलत है। नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या होती है परमाणु, नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या होती है परमाणु। हाँ दोस्तों, ये सही है। नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या परमाणु, प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या परमाणु होती है, नहीं दोस्तों, तो दूसरा हो जाएगा गलत। उदासीन परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु होती है। हाँ दोस्तों, उदासीन परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या होती है, ये भी सही है। 1 और 3। नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु नहीं, ये नहीं है, तो आपका सही जवाब हो 1 और 3। 1 और 3 दे रखे हैं ऑप्शन आ में, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन आ। आपका अगला सवाल है, वर्षा मापी संबंध दे रखा है। तो वर्षा मापी का संबंध वर्षा से दे रखा है, सीस्मोग्राफ से नापा जाता है भूकंप, सीस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है? भूकंप। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सा, भूकंप। आपका अगला सवाल है, भोजन का संबंध भूख से है तो नींद का संबंध, भोजन का संबंध भूख से है तो नींद का संबंध थकान से, थकान होगी तो नींद आएगी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ। विटामिन ए का संबंध रतौंधी से है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से इसका भी रोग होता है, ऑप्शन बा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। देश का संबंध राष्ट्रपति से है तो उसी राज्य का संबंध राज्यपाल से होगा दोस्तों, ऑप्शन दा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दा। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। आभूषण का संबंध सोना से है तो सुई का संबंध, जिस प्रकार आभूषण का संबंध सोना से होता है तो सुई का संबंध इस्पात से होगा। सुई होती है वो स्टील की बनाई जाती है, तो होगा ऑप्शन बा, ऑप्शन बा। अगला सवाल है, हठाता का संबंध धूप से होता है तो ओजोन का संबंध पराबैंगनी किरणों से होता है। अक्षर का जो संबंध शब्द से दे रखा है वही संबंध वाक्य का किससे दे रखा होगा? वाक्य का होगा शब्द से, शब्द से वाक्य बनेंगे, शब्द से वाक्य बनेंगे, तो ऑप्शन आ सही जवाब होगा ऑप्शन आ। आपका अगला सवाल है, और मैथ के सवाल आ गए हैं दोस्तों, मैथ के गणित के सवाल। यदि a कोई प्राकृत संख्या है तो a3 माइनस a सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगी, ये पूछा है दोस्तों। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन साफ 12 से विभाजित होगी। वह संख्या किससे विभाजित होगी? 12 से विभाजित होगी। आपका अगला सवाल है, यदि n एक प्राकृत संख्या है, n क्या है? एक,
प्राकृत संख्या है। n क्या एक प्राकृत संख्या दे रखी है। तो n 2 स्क्वायर n माइनस 4 स्क्वायर n हमेशा किससे विभाजित होगी। 2 स्क्वायर n 4 स्क्वायर n होगी, वो हमेशा 5 या 13 से विभाजित होगी। 5 या 13 से विभाजित होगी। वह संख्या किससे विभाजित होगी। 5 या 13 से विभाजित होगी। आपका अगला सवाल है, किसी भी 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी से बड़ी संख्या 3 लगातार प्राकृत संख्याओं को विभाजित करने की संख्या है n-1, n को इस में n+1 इससे निकाल देंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 12 से। किससे होगी। 12 से। 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है 51 से 12 तक की। प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है 51 से 100 तक की। 51 से 100 तक की पूछा तो प्राकृत संख्या योग बराबर योग गुणा अंतर प्लस 1/2। योग गुणा अंतर प्लस 1/2 कर दोगे। योग गुणा अंतर प्लस 1/2 कर देंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3775। 3775 ऑप्शन बा। आपका अगला सवाल है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 1/1/2 प्लस 1/1/2.3 प्लस 1/3.4 ... प्लस 1/n n प्लस v का मान क्या होगा। n प्लस v का मान क्या होगा। तो आपका सही जवाब होगा सदैव 1 से छोटा होगा। इसका मान कितना होगा। 1 से छोटा होगा। हमेशा 1 से क्या होगा। छोटा होगा। 1 माइनस 1/n प्लस 1 1 माइनस 1/n प्लस 1 ये होता है n/n प्लस 1। यह हमेशा 1 से छोटा होता है। 1 माइनस 1/n प्लस 1 इस हिसाब से हो जाएगा ये हो जाएगा आपका n/n प्लस 1। ये होता है हमेशा 1 से छोटा होता है। किससे छोटा होता है। 1 से छोटा होता है। ऑप्शन सा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है ये पूछा है दोस्तों। प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में अगर 0 1 4 9 5 6 आता है तो वह संख्या एक प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं होती है। जब किसी भी संख्या के अंत में दोस्तों सुन लो वर्ग निकालने की संख्या कैसे निकालते हैं। अगर वर्ग 0 अंत में क्या आ जाए। 0 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए और 5 आ जाए, 6 आ जाए तो वह संख्या क्या नहीं होगी। पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सा। आपका अगला सवाल है, अब इंग्लिश के सवाल आ गए दोस्तों। आई डोंट थिंक आई हैव ईवर ... ऑन द सोफा। ऑन द सोफा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 सेट। कौन सी फॉर्म आई दोस्तों। सेट। ऑप्शन आ सेट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जा रहा है ये। आई हैव आ रहा है। आई हैव है ये साइलेंट है तो इसका से थर्ड फॉर्म आएगी आई सेट। आपका अगला सवाल है, आई एम ... माई गार्डन। आई एम ... माई गार्डन। आई एम ... माई गार्डन दे रखा है तो इसके साथ गार्डन वाटर वाटरिंग
वाटर रेड और नॉन ऑफ दी एबव, तो आपका सही है वाटरिंग, ING आएगी, एम के साथ क्या आ जाता है ING आ जाता है कंटिन्यूस में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। गांधी सेज नॉन वायलेंस डॉट डॉट द सुप्रीम वर्ट्यू। गांधी नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम वर्ट्यू, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज। आपका अगला सवाल है ओनली द बियरर, ओनली द बियरर नॉन नोज वेयर द शूज प्रिंस। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है अन्नू खाली जगह ए ड्रेस फॉर हर सेल्फ एट द मोमेंट सी खाली जगह ऑल हर क्लोज हर सेल्फ इज मेकिंग स्टिचिंग मेक स्टिच इज मेकिंग स्टिचिंग बाज मेकिंग स्टिचेड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज मेकिंग स्टिच इज मेकिंग, ऐसे आएगा अन्नू इज मेकिंग ए ड्रेस फॉर हर सेल्फ एट द मोमेंट सी स्टिचेज ऑल हर क्लोज हर सेल्फ, ऑप्शन आ। थैंक यू दोस्तों, आपके लिए मॉडल पेपर सॉल्व किया है पहला। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और ऐसे ही मॉडल पेपर पाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ बने रहें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।